नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। हाल ही में अभी इंडिया और चाइना के बीच में एक अरुणाचल में क्लैश हुआ है। इस क्लैश को हमें कैसे देखना है दोस्तों? इस क्लैश में हम लोगों ने चाइना को एक बेफिटिंग रिस्पांस और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है, जिससे चाइना के स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में भी एक प्रकार से चेंज आया होगा। हमें यहाँ पर पूरे इस सिनेरियो को जो अभी अनफोल्ड हुआ है, इसको 2013 से देखना है। 2013 से चाइना की एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी रही है इंडिया को प्रोवोक करने की, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना बार बार प्रोवोकेशंस करता आया है। चाइना ने हमेशा ये बात का एडवांटेज लिया कि हम लोग अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक तरीके से छोटे छोटे प्रोवोकेशंस इंडिया के ऊपर करते रहेंगे तो इंडिया कभी रिटेलिएट करेगा नहीं। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि हम लोग एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम लोग कभी भी चाइना को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे ही नहीं पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं थी कि चाइना हमारे लिए एक राइवल है या हमारा एक पार्टनर है, क्योंकि एक जगह पे हम चाइना से बहुत सारा ट्रेड कर रहे थे, दूसरी जगह पर चाइना इस तरीके की हरकतें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कर रहा था। लेकिन क्योंकि चाइना का ये व्यवहार बाद में कभी बदला नहीं, और हमने ये चीज़ देखी कि हर साल चाइना इस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कभी वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में, या कभी ईस्टर्न सेक्टर में, या कभी उत्तराखंड में सेंट्रल सेक्टर में हमेशा ये प्रकार के अग्रेशंस करता रहा। तो इंडिया ने अपना रिस्पॉन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। 2014 से लेके अब तक कम से कम एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई है दोस्तों, वो ये है कि हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में एक बदलाव आया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि आज की डेट में हमारे को एक चीज़ की क्लैरिटी है कि जब हम चाइना को देखते हैं तो वो जो डिलेमा पहले था कि वेदर इट इज़ अ पार्टनर और वेदर इट इज़ अ राइवल, ये चीज़ में अब हमारे को क्लैरिटी आ गई है। आज की डेट में चाइना को हम एक एडवर्सरी की तरह से देखते हैं। हम लोग को ये चीज़ अब पता है कि चाइना हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार डिलिबरेटली रखेगी, क्योंकि चाइना का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इंडिया से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इंडिया को ये बात पता है कि मिलिट्रीली हम अभी वीक हैं, पर ये मिलिट्री वीकनेस हमारी शॉर्ट टर्म में है। हम मिलिट्रीली चाइना के बराबरी को मैच कर पाएंगे और थोड़े से ही डेकेड्स के अंदर। और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का कैंपेन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का कैंपेन अभी बहुत अग्रेसिव लेवल पे इंडिया की तरफ से चल रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंडिया को इन टाइप की एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हमें अपना बॉर्डर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली बिल्डअप करना होगा। हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करते रहना होगा। हमें एक तरीके से चाइना के जो सब कन्वेंशनल थ्रेट्स आज की डेट में साइबर लेवल पे, जैसे हमने हाल ही में एम्स के सॉफ्टवेयर और साइबर लेवल पे अटैक देखा, उस तरीके के अटैक्स को टैकल करने के लिए कैपेबिलिटी डेवलप करते रहना होगा। मिलिट्री में हार्ड पावर को मॉडर्नाइज करना होगा। एजाइल लेवल थिएटर कमांड्स बनाने होंगे, जिसकी वजह से हम चाइना को एक स्पेसिफिक थ्रेट थिएटर मान के उसके हिसाब से अपनी प्रिपेयर्डनेस को रेडी रखें। लेकिन दोस्तों, क्या ये मिलिट्री लेवल की प्रिपेयर्डनेस और क्या एक साइबर लेवल की प्रिपेयर्डनेस ही इंडिया की एक आंसर होना चाहिए चाइना को? आंसर फॉर दैट इज़ नो। हमें चाइना को एक बड़े नज़रिए से देखना है। चाइना के साथ शॉर्ट टर्म में येस, मिलिट्री लेवल प्रिपेयर्डनेस, बॉर्डर लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर प्रिपेयर्डनेस, दीज 3 थिंग्स विल गो पैरेलली टुगेदर। बट एट द सेम टाइम हमें एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चाइना के लिए बनानी है दोस्तों। और इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में हमें चाइना से एक पॉलिटिकल लेवल पे डायलॉग स्टार्ट करना है। उसके 2 रीज़न से। पहला रीज़न ये है कि जब हम चाइना को मिलिट्रीली मैनेज कर रहे हैं तो टैक्टिकल लेवल पे हमारे पास ग्राउंड लेवल पे रिस्पॉन्सेज आज की डेट में रेडी हैं। जो अभी हमने हाल ही में अरुणाचल में चाइना को एक करके दिखाया कि उसने एक तरीके से हमारे एरिया में ट्रांसग्रेशन किया, या कभी वो लद्दाख में ये हरकतें करता है कि वो बॉर्डर को अपने हिसाब से परसीव करता है और हमारे यहाँ पर ट्रांसग्रेशन करता है, तो हमने हर बार उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो टैक्टिकल लेवल पे हमारी मिलिट्री ग्राउंड लेवल पे अच्छे रिस्पॉन्सेज को इवॉल्व कर रही है, प्रिवेंटिव मेजर्स तैयार कर रही है। पर जैसा मैंने आपको बोला, एक लार्जर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करने के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग चाइना से करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग से ही इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं आने वाले फ्यूचर में मिनिमाइज होंगे। देखिए दोस्तों, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि चाइना आज की डेट में इंटरनली एक बहुत केओटिक सिचुएशन में है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। कोविड पॉलिसी के कारण चाइना में प्रोटेस्ट, जो कि हमने अभी देखे भी लास्ट 1 to 2 मंथ्स में, वो बहुत ज़्यादा इरप्ट हो रहे हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक लोगों की अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने मीडिया में एक नैरेटिव बनाने के लिए इस प्रकार के इंसिडेंट्स को इंडिया के साथ बॉर्डर लेवल पे ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। तो हमें भी ये बात पता है, हम ये बात, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या हमारे स्ट्रैटेजिक सर्कल्स हों, वो ये बात को समझते हैं कि चाइना एक बेचैनी में है और उस बेचैनी के कारण वो ये हरकतें कर रहा है। लेकिन
आज से 2013-12 में जब ये इंसिडेंट्स होते थे तो हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम मुंह तोड़ जवाब दे के उसको पब्लिकली एक्सेप्ट भी करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं चाइना की और बदनामी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, मैं क्विकली आपको रिकैप करा देता हूँ। 1, हमें अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ाते जाना है, वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करना है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में हमें चाइना का मैच करना है। नंबर 2, साइबर लेवल पे प्रिपेयर्डनेस हमें बढ़ानी है, क्योंकि चाइना अगर आज की डेट में इंडिया के लिए एक थ्रेट है तो वो मिलिट्री लेवल पे कम, क्योंकि मिलिट्री लेवल पे वो ये स्कर्मिशेस करता रहेगा छोटे छोटे, बट साइबर लेवल पे एक बड़ा थ्रेट बन के हमारे लिए है। तो साइबर प्रिपेयर्डनेस एम्स के रिसेंट इंसिडेंट के बाद एक हमारे लिए की पॉइंट हमारी स्ट्रैटेजी का होना चाहिए। 3, आज की डेट में चाइना को मैनेज करने के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी काम आएगी तो एक लार्जर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपके 3 कंपोनेंट्स होंगे। जो पहले 2 कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि नंबर 1 हमें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, नंबर 2 साइबर प्रिपेयर्डनेस एंड नंबर 3 इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के लिए हमें हर हाल में ये इंश्योर करना होगा कि चाइना के साथ एक पॉलिटिकल लेवल का डायलॉग चले, जिससे कि हम टैक्टिकल लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे अपनी मिलिट्री को इन रिस्पॉन्सेज को टैकल करने की पावर दे दें और डेलीगेट करके डिसेंट्रलाइज कर दें, ताकि वो थिएटर कमांड्स बना के इन एरियाज़ को स्पेशलाइज करके मैनेज कर पाएँ। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे डायलॉग रखने से, जो कि आज की डेट में समहाउ सस्पेंडेड है और अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल डायलॉग के रिजम्पशन से हम लोग चीज़ों को और स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था पॉलिटिकल डायलॉग को रिज्यूम करने के लिए, जो कि वुहान इनफॉर्मल समिट और चेन्नई इनफॉर्मल समिट महामल्लापुरम में जो हुआ, इन समिट्स के तहत हमें कहीं ना कहीं चाइना के साथ डायलॉग को रिवाइव करना होगा। इनफॉर्मल समिट्स इंडिया और चाइना के बीच में इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि इनफॉर्मल समिट्स में कोई प्री डिसाइडेड एजेंडा नहीं होता, 2 हेड ऑफ द स्टेट्स अपने आप में मिलते हैं। इंडिया का ये डिप्लोमेसी का एक यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन है इनफॉर्मल समिट, एंड वो भी एक बहुत बड़े एडवर्सरी चाइना के साथ, जिसमें हम एक प्री डिसाइडेड एजेंडा के साथ नहीं मिलते हैं और एक इनफॉर्मल समिट में एक कैजुअल एटमॉस्फेयर में बैठ के एक वाइड रेंज ऑफ टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें चाहे बॉर्डर हो चाहे ट्रेड हो। तो दीज आर द 3 थिंग्स: preparedness at the military level, preparedness at the cyber level, making sure that tactically we are able to manage China on the ground, and the third thing is resumption of political dialogue, जिसमें जो most important strategy हमारी होनी चाहिए, that should primarily be the revival of the informal summits that we have already conducted on the lines of Wuhan and Chennai. So this is how we have to look at this. I hope कि इस छोटे से वीडियो से आपको एक जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रिस्प क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी, आपकी वो नीड फुलफिल हो गई होगी। थैंक यू।